हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्री में आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें जो प्रमेय हमारी होती हैं, ठीक है, काम की चीज़ें होती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसको दोबारा से ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास ये एक वृत्त है। ठीक है, तो आखिर वृत्त होता क्या है? ये जो आप बिल्कुल बीचों बीच में देख रहे हैं, ये दोस्तों हमारा होता है वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये जो आप बीचों बीच में देख रहे हैं, ये होता है वृत्त का केंद्र। इसको हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, बीचों बीच में जो आप देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र होता है, इसको हमने नाम दे दिया ओ। अब इस वृत्त पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, जरा हम बिंदुओं को दर्शा देते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमारा ये बिंदु है, एक हमारा ये बिंदु है, एक हमारा ये बिंदु है, एक हमारा ये बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारे ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। अब अगर आपको वृत्त की परिभाषा पढ़नी है, तो वृत्त की परिभाषा हम किस तरीके से पढ़ेंगे? वृत्त जो होता है हमारा, उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी बहुत सारे बिंदुओं से दूरी जो होती है निश्चित होती है। ठीक है, या समान होती है। वृत्त उन बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं जिनकी निश्चित बिंदुओं से दूरी जो होती है वो समान होती है। जैसे अगर आप इस सर्किल की इस बिंदु से दूरी निकालें, सॉरी, सर्किल में जो केंद्र है वो इसकी, इससे आप दूरी निकाल लें, या आप इससे दूरी निकाल लें, इस परिधि पर कोई सा बिंदु ले लें, आप कहीं से भी दूरी निकाल लें, वो हर बार आपकी दूरी क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक सर्किल है। ठीक है, तो वृत्त हमारा उस बिंदु के बिंदु पथ को हम बोलते हैं जिसकी बहुत सारे अगर आपके पास बिंदु हैं, उन निश्चित बिंदुओं से दूरी आपकी क्या रहने वाली है? सेम। तो ये तो हमारी दोस्तों वृत्त की परिभाषा होती है। ठीक है, अब इसके बाद में वृत्त में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक एक करके उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मिला दिया। ठीक है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब हमने क्या करा? परिधि पे एक बिंदु लिया ए, और ओ को ए से मिला दिया। ठीक है, तो जब हम केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो हमें जो दूरी मिलती है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। अगर हम केंद्र को परिधि से मिलाएं तो जो दूरी हमको मिलती है वो हमारी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस। ठीक है, ये रेडियस के बारे में हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में और क्या क्या बन सकता है, मैं ऐसे ही वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, अब जीवा की बात करते हैं। वृत्त में जीवा क्या होती है? तो आप क्या करें, वृत्त में कहीं भी दो बिंदु ले लें। ठीक है, या चलो मैं इस पर ही समझा देता हूँ। मैंने क्या करा, एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु यहाँ लिया। मैंने क्या करा, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो हमें एक रेखा मिली, ये रेखा हमारी कहलाती है वृत्त की जीवा। ठीक है, ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। वृत्त पर कहीं भी आप दो बिंदु ले लो, उन दो बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो वहां से जो आपको रेखा मिलती है ये कहलाती है वृत्त की जीवा। ठीक है, अब इस वृत्त में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो सबसे बड़ी जीवा आपकी वृत्त में तभी मिलेगी जब आप केंद्र से जाने वाली रेखा खींचोगे दो बिंदु से। ठीक है, मान लीजिए आपने इस तरीके से दोस्तों एक रेखा खींची, तो ये आप अगर आप गौर करें, ये बिंदु मैंने बी ले लिया, तो ए और बी। ठीक है, ऐसे इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। ये हमारी क्या है? ये हमारी जीवा है। ठीक है, ये भी जीवा है। ठीक है, ये भी जीवा है, लेकिन ये जीवा क्या है? केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो हमारी कहलाती है व्यास, और वो हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त में अगर कोई आपसे पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप बोलेंगे वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है, और व्यास क्या होता है? ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए। ठीक है, और ये त्रिज्या का डबल भी होता है। आप देखो, यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ओ से लेकर बी तक क्या हो गई? त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र को जब हम परिधि से मिलाते हैं त्रिज्या मिलती है। तो यहाँ भी हमने केंद्र से परिधि को मिलाया,
यहाँ भी केंद्र से को परिधि से मिला है, जब केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो हमें त्रिज्या मिलती है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या दो बार आ रही है तो 2 गुणा त्रिज्या, और 2 गुणा त्रिज्या ही हमारा क्या होता है, व्यास। ठीक है, तो दोस्तों व्यास हमारा क्या होता है, व्यास हमारा होता है 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का डबल दोस्तों हमारा कहलाता है व्यास। ठीक है, तो ये जीवा हो गई, ये हमारा व्यास हो गया, व्यास भी जीवा होती है लेकिन सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों हम इसमें और कुछ समझते हैं। देखिए मान लीजिए दोस्तों हमारा ये एक सर्किल है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक सर्किल है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस तरीके से एक जीवा खींच दी। ठीक है, हमने क्या करा दोस्तों, इस तरीके से एक जीवा खींची, तो इस जीवा ने देखो वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वृत्त ने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से भाग में, एक तो ये वाला भाग, ठीक है, एक तो ये वाला भाग, और एक ऊपर वाला जो आप भाग देख रहे हो ये वाला भाग। ठीक है, अगर आप इन हिस्सों की बात करेंगे, ये जो बीच में ये जो पूरा भाग देख रहे हो, इसको तो हम बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है, लेकिन अगर हम इतने भाग की बात करें दोस्तों, इतने भाग की बात, तो ये हमारी कहलाती है वृत्त की चाप। ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की चाप, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये भी वृत्त की चाप। ये जो छोटी वाली आप देख रहे हो ये आपकी कहलाएगी लघु चाप। ठीक है, और जो आप बड़ी वाली चाप देख रहे हो ये आपकी कहलाएगी दीर्घ चाप। ठीक है, तो वृत्त में अगर आप कभी भी कोई जीवा खींचते हैं तो जीवा से वृत्त जो होगा 2 हिस्सों में बट जाएगा। जो बड़ा वाला भाग होगा, ठीक है, ये अगर आप बीच वाले पूरे हिस्से की बात करोगे तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड, और अगर आप इस वाले हिस्से की बात करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। लेकिन अगर आप ये जो मैंने लाइन इस तरीके से खींची इसकी बात करेंगे तो ये हमारी कहलाती है चाप। छोटी चाप है तो इसको हम बोलेंगे लघु चाप, और ये जो आप बड़ी चाप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि वृत्तखंड और चाप हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये हमारी चाप है, और जो पूरा आप मैटर देख रहे हो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका दोस्तों कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और ऐसे ये हमारा दोस्तों दीर्घ चाप है, और जो पूरा अगर आप ले रहे हो तो ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन रहता है वृत्तखंड त्रिज्यखंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको त्रिज्यखंड भी समझा दे रहा हूँ यहीं पर ही। ठीक है, ये दोस्तों मैंने क्या करा, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, मैंने क्या करा, इस तरीके से केंद्र को त्रिज्या से मिला दिया, केंद्र को त्रिज्या से नहीं, केंद्र को परिधि से, और मैंने क्या करा, इसको भी केंद्र को परिधि से मिला दिया। ठीक है, तो जब मैंने वृत्त के केंद्र को 2 जगह परिधि से मिलाया तो जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हो, ठीक है, ऊपर वाला देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये भी आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और जो आप ऊपर वाला देख रहे हो ये आपका कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्या द्वारा जो आपका एक एरिया टाइप का बनता है वो आपका त्रिज्यखंड कहलाता है, और जीवा द्वारा जब आप बनाते हैं तो वो वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं कि वृत्त में हमारी प्रमेय जो बनती हैं, कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करें, किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने ये पहले से ही लिख रखे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो नहीं। ठीक है, पहला, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ये दोस्तों प्रमेय होती है, किस तरीके से होती है आइए इसको समझ लेते हैं। पहले मैंने क्या करा, एक सर्किल ले लिया। ये दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से केंद्र पर कोई कोण बन रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसकी ये चाप है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये चाप है, इसी से ही आपने क्या करा, एक परिधि पर कोण बनाया। ठीक,
ये लाइन गड़बड़ हो गई हमारी, इसको दोबारा से खींच देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण परिधि वाले कोण का दोगुना होता है। अगर परिधि पर कोण बन रहा है थीटा, तो केंद्र पर बनेगा 2 थीटा। अगर यहाँ बन रहा है अल्फा, तो यहाँ बनेगा 2 अल्फा। यहाँ बन रहा है 15 डिग्री, तो यहाँ बनेगा 30 डिग्री। यहाँ बन रहा है 45, तो यहाँ बनेगा 90। यहाँ बन रहा है 75, तो यहाँ बनेगा 150, ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा कितना होता है? दोगुना होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा आखिर दोगुना क्यों होता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा दोस्तों, इस तरीके से केंद्र पर कोण बनाया और इसी चाप से आप क्या करेंगे, परिधि पर कोण बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपने परिधि पर कोण बना दिया, ठीक है। अब आपको प्रूफ ये करना है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा काम आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने क्या करा, ओ को मिला दिया, ठीक है। और ये आगे तक ऐसे करके, ठीक है। ध्यान समझना दोस्तों, ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये है सी। तो अगर मैं त्रिभुज ओ सी ए की बात करूं, ठीक है, और त्रिभुज ओ सी बी की बात करूं, तो सबसे पहले मैं ओ सी ए की बात कर रहा हूं। ये त्रिज्या है, केंद्र को परिधि से मिलाया है। ये भी त्रिज्या है, केंद्र को परिधि से मिलाया है। तो इस वाले त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और आपने त्रिभुज में पढ़ा है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर इसको मैं x कह दूं, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना होगा, x होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी त्रिज्या, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी इनसे बनने वाले कोण बराबर होंगे। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर आप इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये वाला एंगल हुआ इसका बहिष्कोण। ये वाला एंगल क्या हुआ, इसका बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मान दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसके पास वाला तो ये है, तो दूर वाले ये हुए, x में x जोड़ोगे कितना आएगा, 2x। तो ये वाला एंगल 2x हो गया। ऐसे ही अगर इस वाले एंगल की दोस्तों बात करोगे आप, तो ये भी आप इस वाले त्रिभुज के हिसाब से देखो तो इसका बहिष्कोण हुआ। और बहिष्कोण का मान दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। बाई बाई कितना हो जाएगा, 2 अब परिधि पर कितना कोण बन रहा है, x प्लस वाई। परिधि पर जो आप C एंगल देख रहे हो ये कितना बन रहा है, x प्लस वाई, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हो AOB, ठीक है, मैं पूरा कोण लिख देता हूं दोस्तों। पूरा कोण ACB कितना बना, x प्लस वाई। और AOB कितना बना, AOB ये हमारा कितना बना है, 2x और 2y ऐड करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, AOB जो आप कोण देख रहे हो ये ACB का कितना गुना आया है, 2 गुना आया है, यानी 2 गुणा ACB। और यही दोस्तों मैंने ऊपर लिख रखा है, केंद्र पर जो कोण बनता है, क्योंकि बन रहा है AOB, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर क्या बन रहा है, ACB, और इसका कितना गुना होता है, 2 गुना। आप देख सकते हैं 2 गुना आया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये जो आप केंद्र और परिधि पे कोणों की बात कर रहे हो ये एक ही चाप से बन रहे हो। अगर ये अलग अलग चापों से बन रहे हैं तो ये फिर ये प्रमेय आप नहीं लगा सकते। देखो जो आपका केंद्र पर कोण बना है वो भी इसी चाप से बनाया गया है, और जो केंद्र पर कोण बना है परिधि पर भी आपका सेम चाप से कोण बना है, और केंद्र पर भी आपका सेम चाप से कोण बना है। तो ये सेम चाप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। समान चाप से केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का दोस्तों कितना होता है, 2 गुना होता है। कैसे होता है मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसका दोस्तों क्या मतलब है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक सर्किल बना लेते हैं पहले हम लोग। ये दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किल है,
ये दोस्तों हमारे पास एक क्या है, सर्किल है। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे आपने क्या करा, आपने क्या करा दोस्तों, इस तरीके से कोण बनाया, ठीक है। ये जो एंगल बना है ये इस चाप द्वारा बना है, ठीक है। ये जो आपने एंगल बनाया है ये कौन से चाप द्वारा बनाया है, इस चाप द्वारा बनाया है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसी चाप द्वारा एक इस तरीके से कोण बना दिया, ठीक है। देखो सेम चाप है, ऐसे दोस्तों आपने क्या करा, इस तरीके से एक और एंगल बना दिया। तो ये मैंने 3 एंगल दोस्तों जो बनाए हैं ये सेम चाप से बनाए हैं, तो ये सभी कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये वाला कोण भी x ही होगा, ये वाला कोण भी x ही होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। आप जो मैंने लैंग्वेज लिखी है उस हिसाब से याद रखेंगे। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जितने कोण बनते हैं ये सभी कोण दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, चाप सेम रहना चाहिए। अगर ये चाप अलग अलग होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ही चाप द्वारा जितने भी कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। ये मैंने दोस्तों पहले ही लिख रखा है, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण होता है, ठीक है। शायद आपने प्रमेय पढ़ी होगी। अब ये क्यों समकोण होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। एक सर्किल ले लेते हैं दोस्तों पहले। ये दोस्तों हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किल है। अब अर्धवृत्त में जो कोण बनता है समकोण होता है, तो इसके लिए अर्धवृत्त में कोण बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस तरीके से एक व्यास खींच दिया, ठीक है। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, व्यास, ठीक है। और जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है ए बी, और ये वाला बिंदु मैंने कह दिया ओ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस तरीके से आप कहीं भी आपकी मर्जी जहां आप कोण बनाना चाहें इस तरीके से मैंने क्या करा, एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी जहां बनाना चाहो दोस्तों बना सकते हो, ठीक। अब अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो आप कहेंगे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं ये कोण केंद्र पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, और इस चाप सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं कि AOB कोण कितना है, आप बोलेंगे 180 है। मैंने बोला कि किस चाप से बन रहा है, तो आप कहोगे इस वाली चाप से बन रहा है। और जो प्रदीप आपने कोण बनाया वो भी इसी चाप से बनाया है। और अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं कि केंद्र पर बना कोण प्रदीप पर बने कोण का दोगुना होता है। जब केंद्र पे 180 बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल दोस्तों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? केंद्र पे बना कोण प्रदीप पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। जब केंद्र पे हमारा 180 डिग्री कोण बन रहा है तो इसका मतलब प्रदीप हमारा दोस्तों कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और यही स्टेटमेंट हमने लिख रखा है, केंद्र पे बना कोण प्रदीप पे बने कोण का कितना होता है दोस्तों, 2 गुना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक मतलब अगला वाला जो स्टेटमेंट है उस पर चलते हैं। किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। कोई वृत्त है उसमें हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो वो जीवा को क्या करता है, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, चलिए इसको जरा हम देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है। कलर इसका हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब मान लीजिए दोस्तों आपको कोई एक जीवा दी गई है, तो ये हमने क्या करी, इस तरीके से एक जीवा बना दी और इसको हमने नाम दे दिया AB, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दे दिया, AB। अब हम क्या करें, इस केंद्र से इस जीवा पर डालें परपेंडिकुलर यानी कि लंब। केंद्र से हमने क्या करा, इस जीवा पर ये डाला लंब, इस तरीके से 90 90 बनाएगा। तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है
मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, इसको हमने नाम दे दिया P और ये है O। ऐसा हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। ये जीवा आप कहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जहां आप बनाना चाहें ये जीवा आप वहां बना सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं आखिर बराबर बराबर क्यों विभाजित करता है। तो इसके समझने के लिए हमने क्या करा, थोड़ा काम अपनी तरफ से करा, ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ठीक है। ओ को हमने बी से मिला दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं त्रिभुज ओ पी ए, ओ पी बी, इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो क्या ये वाली भुजा इसके बराबर होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ओ ए का मान ओ बी के बराबर, ठीक है। ये हमें बराबर प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये हमें बराबर प्रूव करना है, अभी बराबर नहीं है, ये हमें बराबर प्रूव करना है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अभी दोस्तों 1 मिनट आप रुक जाएंगे, बराबर प्रूव करना है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं। हमने क्या करा, इस तरीके से ओ को मिला दिया और इस तरीके से हमने बी को मिला दिया। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, वृत्त में त्रिज्याएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ओपी दोनों में कॉमन आ रहा है और इसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा है, ठीक है। तो जब मैंने आपको सर्वांग समता पढ़ाई थी, ठीक है, तो वहाँ एक RHS बताई थी। जैसे हम सर्वांग समता ऐसे सिद्ध करते हैं, ट्रिपल एस से सिद्ध करते हैं, ऐसे ही एक कंडीशन मैंने बताई थी RHS का मतलब होता है एक तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड से, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस हो गया। तो दोनों के एच बराबर हैं त्रिभुजों के, एक साइड दोनों में बराबर है, देखो एक साइड बराबर है, और साथ ही साथ राइट एंगल दोनों का 90 डिग्री बराबर होता है। इसका मतलब RHS से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OPA, ठीक है, सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज OPB के, वो भी किससे, RHS से। और जब ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये तीसरी वाली भुजा जो है, ठीक है, ये वाली भुजा ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो इसीलिए जो आप AP भुजा देख रहे हो ये किसके बराबर होगी, BP के। और यही दोस्तों हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देख सकते हो आप, दो बराबर हिस्सों में इसने विभाजित करा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। किसी वृत्त में एक ही बिंदु से दो बराबर जीवाएं अगर खींची गई हों तो वह बिंदु कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, आखिर वह बिंदु कोण समद्विभाजक क्यों होता है। हमने एक दोस्तों सर्किल बना लिया इसको समझने के लिए, ये हमने एक इस तरीके से दोस्तों सर्किल बनाया, ठीक है। किसी वृत्त में एक ही बिंदु से दो बराबर जीवाएं अगर आप खींच दो, ठीक है, तो हमने क्या करा दोस्तों, एक ये जीवा खींच दी और एक ये जीवा खींच दी। ये दोनों जीवाएं जो हैं बराबर हैं, ये जीवा है AB और ये जीवा है AC। ध्यान आपको ये रखना है, ये आपने एक ही बिंदु से खींची हैं दो जीवाएं और ये दोनों जीवाएं जो हैं बराबर हैं। किसी वृत्त में एक ही बिंदु से दो बराबर जीवाएं खींची गई हों तो वह बिंदु कोण समद्विभाजक होता है। मतलब ये वाला बिंदु एंगल बाइसेक्टर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, इस तरीके से एक रेखा खींचती केंद्र से जाती हुई, ठीक है। B को इस केंद्र से मिला दिया जो कि O है, और C को भी हमने क्या करा, केंद्र से मिला दिया। अब हमको क्या करना है, ये एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है, यानी ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो अगर हम ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, तीन भाग बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे कोई, ठीक है। तो देखो
ये वाला इसके बराबर है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही है। किसी वृत्त में एक ही बिंदु से दो बराबर जीवाएं खींची गई हों, यानी कि ये वाली जीवा इसके बराबर है। दूसरी बात, ये इसके बराबर है, क्यों है? क्योंकि वृत्त में आप जितनी मर्जी चाहें उतनी ही त्रिज्याएं खींच लो, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। केंद्र को परिधि से मिलाया त्रिज्या, केंद्र को परिधि से मिलाया त्रिज्या, और त्रिज्याएं वृत्त में आप कितनी भी खींच दो, सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये वाली त्रिज्या इसके बराबर, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज की तीन भुजाएं, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं के जब बराबर हो गई तो इसका मतलब ये त्रिभुज हमारे हो गए सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों की सब चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, तो क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए ओ सी के, वो भी किससे? ट्रिपल एस से। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका कोण ए है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर। कोण ए जो है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और यही हमारा दोस्तों क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी यही कह रहा है, किसी एक बिंदु से हम किसी वृत्त में दो बराबर या समान जीवाएं खींचें तो वह बिंदु क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक होता है। क्यों होता है? समझाया मैंने आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला स्टेटमेंट, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए हमें एक सर्किल बनाना पड़ेगा, तो हमने ये दोस्तों एक सर्किल बना लिया। ठीक है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये एक सर्किल बना लिया दोस्तों हमने। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, हमने दो बराबर जीवाएं खींच दी। ठीक है, एक जीवा हमने ये खींची और एक जीवा हमने ये खींची। अब ये केंद्र से बराबर दूरी पर है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट है। इसको नाम दे दिया दोस्तों हमने ए बी, इसको नाम दे दिया सी डी, और ये केंद्र है तो हमने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये को भी कोई नाम दे दो, पी क्यू। ठीक है, पूरा मिला दोगे तो ओ पी का मान ओ क्यू के बराबर हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा काम अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ओ को बी से मिला दिया और ओ को डी से मिला दिया। तो अब हम अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें दोस्तों, तो ये वाला भाग इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, केंद्र को परिधि से मिलाते हैं त्रिज्या मिलती है, केंद्र को परिधि से मिलाए त्रिज्या मिली। वृत्त में 50 लाख जितनी चाहें उतनी त्रिज्या खींच दो, सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसके बाद ये वाला भाग जो है इसके बराबर होगा। अब ये वाला भाग इसके बराबर दोस्तों क्यों होगा? ठीक है, ये वाला भाग जो है दोस्तों इसके बराबर क्यों होगा, उसका रीजन है। रीजन क्या है? देखिए, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये वाला भाग जो है इसके बराबर होगा क्योंकि ये वाली जीवा और ये वाली जीवा, ये दोनों वृत्तों की जीवाएं हैं, और ये वृत्तों की जीवाएं दोस्तों हमारी क्या हैं? बराबर हैं। जब वृत्त की जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, और हमने पढ़ा था केंद्र से, ये हमने दोस्तों परपेंडिकुलर डाला, ये ध्यान रखना, ये हमने क्या करा है? परपेंडिकुलर डाला है। ये अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, केंद्र से अगर जीवा पे आप लंब डालेंगे तो वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अगर ये वाला पूरा हिस्सा ए है तो ये आधा ए बटे दो हो जाएगा, ये आधा ए बटे दो हो जाएगा। ऐसे ये भी ए है तो आधा क्या हो जाएगा? ए बटे दो, और ये भी ए बटे दो। तो देखो दोनों भाग बराबर आ रहे हैं। और उसके बाद में इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो क्या हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। ठीक है, मतलब मैं यही लिख देता हूँ, त्रिभुज कौन कौन से? पी ओ बी, पी ओ बी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज क्यू ओ डी के, क्यू ओ डी के, वो भी किससे? एस ए एस से। जब ये सर्वांगसम है तो इनकी सब चीज़ें बराबर होंगी, जब बराबर होंगी तो इसका मतलब ये वाला भाग जो आप देख रहे हो किसके बराबर होगा? इसके। ठीक है, तो इसीलिए ओ पी बराबर होगा किसके? ओ
क्यू के, ठीक है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये एक जीवा ए बी थी और एक सी डी थी, केंद्र से बराबर दूरी पर ओ पी और ओ क्यू बराबर दूरी पर हैं, ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। समान जीवाएं जो हैं, जैसे ये वाली जीवा अब केंद्र पर समान कोण बनाती है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए इसी में ही हम दोस्तों ये भी प्रूव कर लेते हैं। ये हमने एक सर्किल ले लिया, ये दोस्तों हमने एक सर्किल ले लिया। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक जीवा है, ठीक है। एक जीवा हमारे पास ये है और एक जीवा हमारे पास ये छोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। एक जीवा हमारे पास ये है, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने ए बी, इसको नाम दे दिया हमने सी डी, ठीक है। और ये हमारा केंद्र है दोस्तों ओ। तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने क्या करा दोस्तों, इस तरीके से इसे मिला दिया और इस तरीके से ऊपर तक मिलाया, ठीक है। ये थोड़ी तिरछी हो गई लाइन, इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ इस तरीके से, और इस लाइन को मैं दोबारा से खींच देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है दोनों जीवाएं केंद्र पे समान कोण बना रही है, यानी ये वाला कोण हमें इसके बराबर दोस्तों क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से क्या करा है, त्रिभुज बना लिया है। देखो ये वाला भाग जो है दोस्तों किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। ये सीधी हो भी सकती है लाइन, नहीं भी हो सकती है, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सीधा करके बनाया, तो आप ये मत समझना कि ये वाली रेखा सीधी है तो ये आपके शीर्षाभिमुख में कोण हो गए। सीधी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हम सर्वांग सम पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर आएगा, ऐसा प्रूव करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो ये वाली जीवा इसके बराबर है। अब ओ बी का मान देखो किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र को परिधि से मिलाया, ठीक है। ये वाला भाग इसके बराबर आ गया और ये वाला भाग किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, ये भी केंद्र को परिधि से मिलाया, केंद्र को परिधि से मिलाया, केंद्र को आप परिधि से मिलाएंगे त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या बराबर होती है। तो इस त्रिभुज की तीन भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हैं, तो इसका मतलब फिर संगत कोण हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यही तो हमसे प्रूव करवा रहा है, यही तो क्वेश्चन में हमसे प्रूव करवा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है समान जीवाएं, जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है और इस जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, सर्वांग सम। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम एक दो और पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या दोस्तों हमारा बन सकता है, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान समझना है। ये दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये दोस्तों हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो जीवाएं खींच रहे हैं। एक जीवा मैंने इस तरीके से खींच दी, ठीक है, और एक जीवा मैंने इस तरीके से खींच, ठीक है। फिर मैंने क्या करा दोस्तों, इस तरीके से इसे मिला दिया। एक मिनट दोस्तों, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों थोड़ी समस्या थी, इसको छोड़ते हैं, मैं दोबारा से वृत्त बनाता हूँ, वरना ये दिक्कत करेगा। मैं वैसी वृत्त बना देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है।
सही करके बना नहीं। ये दोस्तों हमारे पास एक क्या है, सर्किल है, ठीक है। अब आपने क्या करा, सर्किल में दो जीवाएं खींच दी इस तरीके से। आपने दोस्तों क्या करा, दो जीवाएं खींच दी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक अंदर कोई बिंदु है, जब आप इन जीवाओं को मिलाते हैं तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है। ये बिंदु आप दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला बिंदु ले लिया P। ये जीवा थी हमारी AB और ये जीवा थी हमारी CD, ठीक है। तो एक हमारा प्रमेय, आप इसको कह सकते हो, स्टेटमेंट जो भी है, क्या होता है, PA इंटू PD बराबर PB इंटू PC, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत काम आता है सवालों में, ठीक है। ये एक हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। आपने क्या करा, दो जीवाएं हैं आपके पास में, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएं, आप इसको थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएं दोस्तों, दोबारा से बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किल है, इस तरीके से आपने दो जीवाएं खींच दी, ठीक है। ऐसे करके दो जीवाएं खींच दी, ये एक दूसरे को वृत्त के अंदर कहीं A B C D, ठीक है। जैसे बनाना चाहूँ वैसे बना दो। आपने दोस्तों क्या करा, इस तरीके से दो जीवाएं खींच दी, ठीक है। वो मैं बाद में बना दूंगा, जो अभी मैंने पीछे बनाया था। आपने क्या करा, ये दो जीवाएं खींच दी दोस्तों। तो इसमें वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु आ रहा है, ठीक है, ये सेंटर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर मानने गलती कर रहे हैं, सेंटर बिल्कुल नहीं है। आपने दो जीवाएं खींची, वृत्त के अंदर कोई बिंदु P आ रहा है, तो PA इंटू PB जो आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ हो गया है। जैसा अभी मैंने नाम दिया था ना, बिल्कुल वैसे ही लिखना है, PA इंटू PD AD, इसको आप बोलो B और इसको बोलो C, ठीक है। PA इंटू PD PB इंटू PC के बराबर। अब ये क्यों बराबर होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। इस तरीके से मैंने क्या करा, मिला दिया। जो जीवाएं थी उनको इस तरीके से आपस में मैंने क्या करा दोस्तों, मिला दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो, अगर आप ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल दोस्तों जो है इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, उसका कारण है, जब दो हमारी सीधी रेखाएं होती हैं, ठीक है, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोस्तों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारा और क्या क्या बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएं, सर्वांग सम या समरूप आ जाए, हमें समरूप सिद्ध करके दिखाने हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। और क्या क्या हो सकता है, अब दोस्तों अगर आप ध्यान दें, ये वाली चाप, ठीक है, ये वाली चाप द्वारा ये दोनों एंगल बनना है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसको x कह दूं तो ये वाला भी x होगा। अब ये वाली चाप देखो, इस वाली चाप द्वारा ये दो कोण बन रहे हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये y है तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, y। तो PAB और PCD, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो तीनों कोण, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए। जब दो त्रिभुजों के तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम या समरूप, आप जो कहना चाहें, यहाँ पर मैं समरूप कहूंगा, ठीक है। तो त्रिभुज PAB समरूप है किसके, त्रिभुज PCD के, वो भी किससे, AA AAA, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो संगत भुजाओं का इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। PA का जो PC से अनुपात होगा, PA का जो PC से अनुपात होगा, ठीक है। फिर AB का CD से अनुपात, और तीसरी वाली भुजा दोस्तों हमारी क्या बची, PB का PB का किससे,
पी डी से। ये अनुपात दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है यही। अगर इनको मैं बराबर ले लूँ तो मैं पी ए की किससे गुणा करूँगा, पी डी से, और पी सी की गुणा मैं किससे करूँगा, पी बी से। ठीक है, और यही स्टेटमेंट दोस्तों मैंने अभी लिखा है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज नहीं, किसी वृत्त में दो जीवाएं, ठीक है, एक दूसरे को अंदर कहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लीजिए बिंदु P पर। ठीक है, तो इस बिंदु P की A और D से अगर आप दूरी निकाल लें तो इनका गुणनफल जो होगा इसी बिंदु की PB और PC से गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये कैसे आया है मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में क्या करते हैं दोस्तों, सिमिलर ट्राइंगल में हम भुजाओं का जो रेशियो होता है संगत भुजाओं का बराबर रखते हैं। बराबर रखने से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों अगर यही वाला बिंदु बाहर हो तब कैसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु बाहर हो तब कैसे होगा, इस पे भी ज़रा हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं एक गिलास दोस्तों पहले पानी पी लूँ, अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास अब एक सर्किल है इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो जीवाओं द्वारा मिलने वाला प्रच्छेद बिंदु है वो कहीं बाहर मिल रहा है इस तरीके से। एक जीवा मैंने ये बनाई, ठीक, सीधी सीधी बिल्कुल, और एक जीवा मैंने इस तरीके से ये बनाई। अब आप इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक, और इसको भी आगे तक बढ़ा देंगे, तो ये आगे जाके कहीं ये बिंदु हमारा P है, इस पे मिल रही है। ठीक है, ये जीवा दोस्तों हमारी हो गई AB और ये हो गई CD। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या करा, A को C से मिला दिया, B को D से मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है, ये जो आप आमने सामने के ये जो शीर्षों के सामने कोण देख रहे हैं ये हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। अगर आपका ये वाला एंगल x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, यानी ये वाला एंगल दोस्तों हो जाएगा x। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर ये y है तो ये 180 माइनस बाई होगा, तो मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा बाई। और बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी दोनों त्रिभुज दोस्तों हमारे क्या हो गए, समरूप। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो बड़ा वाला PAC समरूप हो गया किसके, छोटे वाले के, त्रिभुज PBC के, वो भी किससे, एंगल से। ठीक है, भुजा की बात नहीं आई है, AA या AAA आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अगर छोटे वाले त्रिभुज की मैं भुजा लेता हूँ PB, तो बड़े वाले की मैं कौन सी भुजा लूँगा, ठीक है, एक्स कोण जहाँ बन रहा है, देखो P के साथ में एक्स कोण बन रहा है, तो P के साथ में एक्स C से बन रहा है, तो इसके साथ क्या लिया जाएगा, PC बराबर। अब इसके बाद मैंने इसकी भुजा ले ली PD भुजा के साथ बाई कोण बन रहा है, तो बड़े वाले में बोई भुजा लूँगा, इसके साथ बाई कोण बन रहा है, बाई किसके साथ बन रहा है, PA के साथ में। फिर तीसरी वाली भुजा दोस्तों, तीसरी वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये देखो ये BD। ठीक है, छोटे वाले की, तो बड़े वाले की भुजा दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, AC। ठीक है, अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं PA इंटू PB बराबर क्या हो जाएगा, PC इंटू PD। ठीक है, तो आई होप दोस्तों अगर बाहर बिंदु होगा तो भी इसी तरीके से आएगा। देखो PA का PB से जो गुणनफल है वो PC का PD से गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल सेम हमारा पीछे आया था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में वृत्त की हम कुछ और प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे मूव कर जाएंगे।
तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।